हेलो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं एक नया लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब यानी कि सिंध का विलय एवं पंजाब क्षेत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सिंध को अंग्रेजों ने हस्तगत किया है, अधिग्रहित कर लिया और किस प्रकार से पंजाब के अंतर्गत रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने पंजाब को भी विजित करके उसको अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया। वो कौन सी परिस्थितियां रहीं जिसमें सिख पराजित हुए और इसके बाद किस तरीके से पंजाब राज्य को डलहौजी के द्वारा विलय किया गया अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एनेक्सेशन ऑफ सिंध यानी कि सिंध क्षेत्र का विलय। सिंध भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक प्रांत था जिस पर 18वीं शताब्दी में कल्लौरा के सरदारों का शासन था। 1758 ईस्वी में कल्लौरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा परवाना के कारण ठट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया। 1770 में बलूच जनजाति जिसे तालपुरा कहा गया पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्रों में बस गई। यह उत्कृष्ट सिपाही थे। 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया। इनको चार यार कहा गया। चार यार के द्वारा मीर फतेह खान के नेतृत्व इनको प्रदान किया गया तथा इन चार यार के द्वारा सिंध क्षेत्र को अधिग्रहित करके उस पर अपना शासन प्रारंभ किया गया। 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हो जाती है और चार यार राज्य को आपस में बांट लेते हैं। साथ में स्वयं को सिंध का लॉर्ड भी कहते हैं। तिलसिट की संधि, यही वह संधि है जहां से अंग्रेजों एवं सिंध के क्षेत्र के बीच में आपस की जो इक्वेशंस है वो परिवर्तित होने लगती हैं। वास्तव में तिलसिट की संधि रूस एवं रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम एवं फ्रांस के नेपोलियन के मध्य होती है। इस संधि के पश्चात से अंग्रेजों में रूसोफोबिया प्रारंभ हो जाता है। उन्हें इस बात का भय होने लगता है कि अफगानिस्तान के माध्यम से रूस फ्रांस के साथ मिलकर अंग्रेजी भारत के ब्रिटिश साम्राज्य पे हमला कर सकता है। इसीलिए वह सिंध एवं पंजाब तथा अफगान के क्षेत्रों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास चालू कर देते हैं। इस समस्या से निपटने हेतु अंग्रेजों ने सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि संपन्न की, जिसमें दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने एवं एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हो जाते हैं। 1832 ईस्वी में अंग्रेज एवं सिंध के मध्य एक और संधि संपन्न होती है, जिसके अनुसार सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति, अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेंगे, कच्छ के लुटेरों का नियंत्रण और पुरानी संधियों की पुष्टि की जाती है। लॉर्ड ऑकलैंड एवं सिंध। लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना, भारत को रूस के आक्रमण से बचाने एवं अफगानिस्तान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने की दृष्टि से सिंध को देखता है। 1838 की त्रिपक्षीय संधि अफगान समस्या को संबोधित करने हेतु जून 1838 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने को मनाया तथा शासक शाह शुजा को सिंध पर प्रभु सत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने को राजी किया। 1839 ईस्वी में सिंध ने सहायक संधि स्वीकार की। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, जिसे सिंध के अमीरों ने कभी पसंद नहीं किया। 1842 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर जेम्स आउटरन के स्थान पर गवर्नर बनाया जाता है। चार्ल्स नेपियर को सिंध पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए संपूर्ण सैन्य एवं नागरिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं और एक बहुत ही आक्रामक नीति के साथ चार्ल्स नेपियर सिंध क्षेत्र पर दबाव बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार 1843 ईस्वी में सिंध क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है
उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन होते हैं। यानी कि ये जो विषय है ये याद रखने का है, ये तथ्य याद रखने का है। गवर्नर जनरल जिस समय सिंध का अधिग्रहण किया गया, लॉर्ड एलन भारत का गवर्नर जनरल था। चार्ल्स नेपियर सिंध का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है और सिंध की विजय की सभी विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है। आलोचना का मुख्य कारण है कि सिंध की विजय को डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड की संज्ञा दी गई है। वास्तव में सिंध विजय की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि प्रथम अफगान युद्ध के पश्चात अंग्रेज निरंतर सम्मान की हानि से भयभीत एवं पीड़ित थे। इसीलिए क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार इस सिंध विजय से जुड़ा हुआ जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे सिख एम्पायर के बारे में। सिख एम्पायर जो कि भारत के एक प्रमुख लड़ाकू जनजाति से जुड़ा हुआ था, लड़ाकू जाति से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से गुरु नानक जी के द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना की गई तथा गुरु गोविंद सिंह के आते आते सिख एक बहुत ही मजबूत जाति के रूप में एवं लड़ाकू संगठन के रूप में उभर के आए। आगे हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाने के पश्चात फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। मुगल शासन के समाप्त हो जाने के पश्चात सिखों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु वे 12 मिसलों में विभाजित थे। यहीं पर रणजीत सिंह का उदय होता है। रणजीत सिंह सुकर चिकिया मिस्र से संबंधित थे। उनके पिता का नाम महान सिंह था एवं वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ब्रिटिशों के साथ संबंध। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं रूस फ्रांस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने 1807 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ को लाहौर भेजा, लेकिन संधि के प्रारंभिक प्रयास विफल हो गए। अमृतसर की संधि जो कि 1809 में की गई, रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई, जिसमें सतलज नदी को कंपनी एवं उसके मध्य सीमा स्वीकार किया गया। समय के साथ रणजीत सिंह ने क्षेत्र का व्यापक विस्तार किया एवं कश्मीर तक अधिकार कर लिया। इसके साथ ही रणजीत सिंह ने समय के साथ साथ सिख साम्राज्य का विस्तार भी करना प्रारंभ किया। मुल्तान 1818 ईस्वी में, कश्मीर 1819 ईस्वी में और पेशावर 1834 ईस्वी में विजित किया गया। त्रिपक्षीय संधि जो कि ब्रिटिश को अफगानिस्तान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहयोग किया। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 के पश्चात पंजाब में अराजकता व्याप्त हो गई। रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह शासक बना तथा रानी जिंद उसकी संरक्षिका बनी। अंग्रेज भी इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब पर अधिकार करने की ताक में थे। इसीलिए हम देखते हैं कि शाह शुजा को अफगानिस्तान का उनके द्वारा शासक स्वीकार किया गया और यह इस संधि के अंतर्गत यह कहा गया कि जो विदेशी विषय हैं उन पे सिख एवं ब्रिटिश की सहमति के पश्चात ही वह कोई निर्णय ले पाएगा। इस प्रकार से जो सिंध सोवरेन राइट्स थे सिंध के ऊपर वह भी पैसों के द्वारा एक दूसरे से बदल बदल लिए गए, उनका भी त्याग कर दिया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज अपना नियंत्रण बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और यहीं पर नींव पड़ती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, जो कि 1845 से 1846 के मध्य होता है। यहां पर सिख सेना द्वारा सतलज को पार करना युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध होता है। यानी रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में एक प्रकार की अराजकता पंजाब में व्याप्त हो जाती है और जब दिलीप सिंह जो कि एक अल्प वयस्क है अभी, रानी जिंद की संरक्षण के अंतर्गत राज्यारोहण कराया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ब्रिटिश इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और पंजाब क्षेत्र पे कंट्रोल करना या उस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं।
इसी चीज को बढ़ावा दे देती है सिख आर्मी। सिख सेना सतलज नदी को पार कर लेती है और इसी को अंग्रेज आधार बनाते हुए सिख साम्राज्य पे आक्रमण कर देते हैं, पंजाब पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर लाहौर की संधि संपन्न की जाती है, जो कि 1846 ईस्वी में होती है। ये बहुत ही एक अपमानजनक संधि थी, जिसके अंतर्गत युद्ध हेतु क्षतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ की राशि, जालंधर दोआब का अधिग्रहण, ब्रिटिश एजेंट हेनरी लॉरेंस की लाहौर में नियुक्ति, दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार करना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देता है। लेकिन चूंकि सिख सेना इस संधि से प्रसन्न नहीं थी, इसीलिए वह इस संधि को अस्वीकार कर देते हैं। पुनः भैरोवाल की संधि जो है वह की जाती है। भैरोवाल की संधि के अंतर्गत रानी जिंदान जो है उनको रीजेंट के रूप में हटाए जाने को स्वीकार किया जाता है और उसके स्थान पर एक काउंसिल जो है उसकी स्थापना की जाती है। भैरोवाल की संधि जो कि 1846 दिसंबर में की गई, इसमें रानी जींद को प्रतिशासक व्यवस्थापक के पद से हटाया जाता है और हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में प्रतिशासन परिषद की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रथम युद्ध है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन सिख सेना में असंतोष बना रहता है और पंजाब के शासक भी अंग्रेजों के द्वारा की गए इस अन्याय को स्वीकार करने में असहज रहते हैं। अतः शीघ्र ही हमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलता है, जो कि 1848 से 49 के मध्य लड़ा गया। सिखों ने लाहौर एवं भैरोवाल की संधि को अपमानजनक माना था और इसीलिए उन्होंने मूलराज जो कि मुल्तान का गवर्नर था, 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, जो कि युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसी समय लॉर्ड डलहौजी का भारत आगमन हुआ था और उसके द्वारा आक्रामक अधिग्रहण की नीतियां अपनाई गई। इस क्रम में रानी जींद को बनारस भेजा गया, जिसके कारण भी एक पंजाब के क्षेत्र में असंतोष उभरा। साथ ही जब यह असंतोष बढ़ता गया तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी उनको लेकर भी पंजाब क्षेत्र में असंतुष्टता बढ़ी। यहां पर हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ रामनगर है, जो कि अनिर्णायक रहा, उसके बाद चिलियावाला की लड़ाई हुई, जो कि सिखों के द्वारा जीती गई। लेकिन बैटल ऑफ गुजरात जो कि झेलम के किनारे लड़ा गया, यहां पे सिख सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और पंजाब क्षेत्र को विलय कर लिया गया। इस युद्ध के साथ अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर तक हो गया। आइए अब जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। सिखों ने अंग्रेजों को यह अनुभव करा दिया, यदि भारतीय सैनिक भी आधुनिक युद्ध कला में प्रशिक्षित हो तो वह किसी भी सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। सिखों ने विभिन्न अभियानों में भागीदारी की एवं भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये था आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ा हुआ वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।